अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चले सर, ये स्टार्ट कीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटा सा होमवर्क दिया था, कर लिए? जी सर, ये छोटी सी बस रिवीजन थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी मेरा ख्याल है। कोई इशू है प्लीज बता दें। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कल डिस्कशन स्टार्ट हुई है 1-2 दिनों से, इसको वाइंड अप कर। हाँ वो ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करके रखें, मैं फिर उसके लिए टाइम निकालता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 सर, रिक्वायरमेंट पढ़े। अब जो हमने पिछले 2-3 दिनों में पढ़ा है, इसकी एक फाइनल आप सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं प्रैक्टिस यहाँ तक। डिटरमिन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, बार बार अभी वर्ड आता है, फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने वो प्रोडक्शन का प्लान बनाना जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो जाता है? अगर कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, लेकिन अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना होता है जिनकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट हो। लेकिन अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन हो तो देन फिर सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर जिसकी हाईएस्ट हो उसको प्रेफर करना होता है। लेकिन सेंटेंस में थोड़ी सी एक नई चीज ये है, assuming requirement के sentence में, assuming that the company cannot afford to terminate the export sale contract because of the heavy damages payable in case of default। तो इस assuming को जरा थोड़ा सा ज़हन में रखें कि कंपनी अपने एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि पेनल्टी बहुत हाई है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। The following projections were contained in the budget of Scientific Chemicals Limited for the year ending 31st December 2014। एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, प्रोडक्ट्स के नाम रखे गए हैं C031 एंड D032। उसकी कोई लोकल सेल्स की पर यूनिट प्राइस है, यूनिट्स दिए हुए हैं, और फिर एक्सपोर्ट सेल्स की पर यूनिट प्राइस है, सेल्स रुपीस पर यूनिट। एक्सपोर्ट सेल्स के केस में थोड़ा सा जरा प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं तो स्पेशली अगर डेवलप्ड कंट्रीज में कर रहे हो तो फिर आपका वहां परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमाते हैं। इसलिए आपने शायद बार बार सुनो कि मुल्कों की कोशिश होती है कंट्रीज में कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए क्योंकि उसमें जरा मार्जिन ज्यादा होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। देन उसके बाद रॉ मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट की बना। रॉ मटेरियल ए 25 पर केजीज, आपके केजीज नहीं है, 25 रुपीज पर केजी। तो केजीज अगर गिवन है तो हम पर केजी रेट से मल्टीप्लाई करके पर यूनिट मटेरियल ए कॉस्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली मटेरियल बी 60 रुपीज पर केजी, केजीज दिए हुए। स्किल्ड लेबर 250 रुपया पर आवर, आगे आवर्स दिए हुए। सेमी स्किल्ड आवर्स एट 120 पर आवर। तो ये डाटा मेरा ख्याल है कल वाले से जरा कंपैरेटिवली सिंपल है। Then variable overheads for each unit of product are estimated at 125 and 60 respectively per unit given, each unit. Fixed overheads including advance earning would be 3,000 per month. Company is faced with under mentioned constraints, कुछ रुकावटें हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस कह रहे हैं, constraints हैं। Number 1, supplier of material B can only supply 27,700 kgs per month only। अब कल भी हमने वर्किंग करा तो पर मंथ हो रही थी,
लेकिन सर यहाँ ना अपने नेक्स्ट ईयर एक ईयर का डिसीजन लेना है, तो देयरफॉर पर मंथ को आप पे 27,700 कल अगर वाला क्वेश्चन अगर जेन में आया तो वहां मंथली डाटा था और मंथली ही प्रॉफिट निकालना था, लेकिन यहाँ पूरे साल की वर्किंग करनी है और अगर पर मंथ गिवन है तो इंटू 12 करके 277,000 इंटू 12 32,400 332,400 kgs की अवेलेबिलिटी है मटेरियल बी के एंगल से। ओनली 35 स्किल्ड वर्कर्स will be available for each shift of 8 hours while factory will be operated for 25 days in a month in on 3 shift basis। ये वाली लाइन जरा मैं चाहूंगा खुद से जरा पढ़ के मुझे अवेलेबल आवर्स पर एनम बताएं कितने, और प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, ऐसी गलती नहीं करनी। कंसंट्रेशन से सेंटेंस पढ़ें, बताएं कितने आवर्स स्किल्ड लेबर के अवेलेबल हैं इन अ ईयर। ना करें सर खुद आगली यार, की हो रहे हो 31.5। सर जी ये तो सब कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। सब दोबारा करें जिन्होंने भेजा है। क्या मजाक हो रहा है सर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबका गलत है। ये क्या मजाक कर रहे हैं? 200 घंटे, 600 घंटे, पूरे साल में 600 घंटे। ये शुक्र है 2-3 ठीक आए हो अभी तक। अब्दुल्ला शरीफ साहब, वकार, अली के अलावा बाकी दोबारा करें। माविया भी ठीक है। और बेटा ये मुझे वर्किंग नहीं भेजे, मुझे आंसर भेजे, ये क्या मजाक शुरू किया हुआ है? मल्टीप्लीकेशन भेजना है मुझे। जो मैं खालिद शुक्र है। जी डियर सुनिएगा गौर से, आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा, ऐसे जज्बाते हुए सारे। Only 35 skilled workers will be available for each shift of 8 hours। 35 वर्कर्स हर शिफ्ट में अवेलेबल हैं, और 3 तो शिफ्ट्स हैं। एक दिन में 24 घंटे, 8 घंटों की एक शिफ्ट, और 3 शिफ्ट्स पे काम होना है। तो सबसे पहले शायद 35 फॉर ईच शिफ्ट इंटू 3 करके एक दिन में अवेलेबल वर्कर्स आ जाएंगे। आवर्स, ठीक है? या इस तरह की बजाय इस तरह समझे जरा, ओनली 35 वर्कर्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। तो इंटू 8 ये आ जाएंगे आपके पास हर शिफ्ट में 35 वर्कर्स के आवर्स इंटू एक दिन में 3 शिफ्ट्स। यहां तक आप वर्किंग करेंगे तो ये एक दिन के भी घंटे बनेंगे 35 इंटू 3 करके 8 आवर्स, और देन उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज इन अ मंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय 12। क्यों फाइनली कर रहा हूं? नंबर ऑफ मंथ्स को पर एनम बना रहा हूं। तो पर एनम मांगे थे यार आपसे। दोबारा सुनिएगा जरा, व्हाट इज 35 वर्कर्स इन ईच शिफ्ट है, लेकिन और हर शिफ्ट में 8 घंटे हैं। तो 35 इंटू 8 एक शिफ्ट के आवर्स आ जाएंगे। एक शिफ्ट में जो लोग काम करेंगे
उनके आवर्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 शिफ्ट्स। 8 घंटे की एक शिफ्ट, 24 घंटों में नॉर्मली फैक्ट्रीज 24 घंटे रन होती हैं, तो 8 8 8 3 शिफ्ट्स। एक दिन सॉरी एक महीने में फिर 25 दिन काम होना है, बाकी दिन मेरी भी फैक्ट्री बंद होनी है। तो यहाँ से इंटू 25 करके 35 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो ये पर मंथ आएंगे 21,000 जो भेजा था आपने बेटा, सिर्फ पर मंथ बताया। और फाइनली क्योंकि हम वर्किंग पूरे साल की कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, तो इंटू 12 देयरफॉर 252,000 आवर्स। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ठीक है, रिजॉल्व है जी। कोई अगर सवाल किसी का है प्लीज, अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बनी तो। दो बेटा चीजें उसने बताई हैं, एक मटेरियल बी की कंस्ट्रेंट बताई है और एक स्किल्ड लेबर आवर्स की कंस्ट्रेंट बताई है। दोबारा रिकॉल कर लें जिन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक मटेरियल ए, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, इनके बारे में फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये रिसोर्सेज सफिशिएंटली अवेलेबल हैं जितने में रिक्वायर्ड है। अब जरा दोबारा रिक्वायरमेंट देख के और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी बेस पे जहन में लाके बताएं हमें करना क्या है। हमने एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है, लेकिन अज्यूम ये करना है कि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स को टर्मिनेट करने, एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टीज हैं। इट मींस फिर हमने एक्सपोर्ट्स तो बनानी ही बनानी है, और अगर कहीं कंस्ट्रेंट हुई, कोई लिमिटिंग फैक्टर हुआ, तो फिर हम लोकल सेल में कोई प्रेफरेंस देंगे। लोकल सेल में अगर फॉर एग्जांपल ये अज्यूमिंग सेंटेंस ना होता तो शायद फिर हम 4 कॉलम्स बनाते। फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये अज्यूमिंग ना हो तो फिर हम एक्सपोर्ट सेल, लोकल सेल्स, उसकी वजह क्या है, एक्सपोर्ट से लोकल सेल्स की सेल्स प्राइस डिफरेंट है, तो इसकी ऑब्वियसली फिर कंट्रीब्यूशंस भी डिफरेंट आएंगी। तो मैं 4 कॉलम शायद बनाने पड़ते रैंकिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि अज्यूमिंग है इसलिए हमें अब एक्सपोर्ट्स तो बनानी ही बनानी है। और अगर रिसोर्सेज बचे और वो सफिशिएंट ना हुए तो हम फिर लोकल सेल C031 और लोकल सेल ऑफ D032 में कोई प्रेफरेंस रैंकिंग के एंगल से बनाएंगे। बहरहाल सबसे पहले हमें शायद ये देखना है कि क्या कोई लिमिटिंग फैक्टर है भी। अगर लिमिटिंग फैक्टर ना हुआ तो सबको शायद बनाएंगे अगर उनकी कंट्रीब्यूशंस पॉजिटिव है। एक फाइनल चीज जरा देखिएगा पूरी स्टोरी में, आपको कहीं आउटसोर्सिंग ऑप्शन नजर आ रही है कि इन प्रोडक्ट्स को हम बनाने की बजाय खरीद के भी बेच सकते हैं। तो इसका फिर मीनिंग क्या बना अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है, कि हमने सेविंग पर यूनिट की तरफ नहीं जाना, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक ही रहना है। मैंने काफी कुछ बोला आपके सामने, आप लोगों को सब कुछ समझ आया जब मैंने बात की है? देन बेटा उसी सीक्वेंस में आप फाइनल करें चीजें, क्या क्या करना चाहिए हमें, कैसे वर्किंग करनी चाहिए। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, स्टार्ट है। क्वेश्चन काइंडली सामने रखिएगा, वर्किंग लिखते जाइएगा, सोचते जाइएगा, कैलकुलेटर हाथ में रखें, चीजें जहन में फाइनल करते चले जाएं। जी अब्दुल्ला शरीफ मेरे ख्याल ऐसे ही एक्सपोर्ट सेल ऑलरेडी शायद हम बनाने का डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि उन्हें हम मेरा ख्याल है, मैं समझाता हूँ लिख के, फिर शायद मेरी बात जरा फर्दर क्लियर हो जाए। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और बेटा नहीं बता रहा अब क्या हो गया यार, कंस्ट्रेंट्स बता रहे हैं, हमें क्या पता कि सफिशिएंट अवेलेबल है या नहीं। प्लीज कम ऑन, कल वाला क्वेश्चन देख लें, क्या वो बता नहीं रहा था कि लेबर आवर्स भी है मशीन आवर्स भी है, तो उसमें से मशीन आवर्स नहीं निकले। कंस्ट्रेंट्स बता रहा है लेकिन क्या ये उतना अवेलेबल है जितना रिक्वायर्ड है। जी सर, सबसे पहले हो गया मटेरियल, अवेलेबिलिटी। ये जिससे मैं वर्किंग कर रहा हूं, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये चेक किया जा सके कि क्या सब कुछ इनिशियली हम बना भी पाएंगे या नहीं। तो अवेलेबल मटेरियल केजीज कितने हैं, 332, 400, वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द ईयर। देन रिक्वायरमेंट का कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप इसे कोई वर्किंग वगैरह में लिखना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है अगर रिक्वायरमेंट पढ़े तो शायद कोई उसने इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज नहीं मांगी। बहरहाल अगर आप पहले प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए कुछ स्पेस छोड़ना चाहें तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, लेकिन सीक्वेंस इसी तरह रखें। अब क्या क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट डी, सॉरी सी, शायद सी 031, इसको जरा फर्दर जरा समझिएगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हुए, रिक्वायरमेंट बनाते हुए हमें शायद लोकल एक्सपोर्ट्स दोनों देखने हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स को तो कर नहीं सकते, और इनिशियली पहले हम यही देखेंगे कि क्या लोकल भी बन सकते हैं या नहीं। तो C031 लोकल भी है, और एक्सपोर्ट भी है। मैं इस वक्त एक्सपोर्ट को कोई एज अ प्रेफरेंस के तौर पे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इस वक्त हम ये नहीं बना रहे, हम ये वर्किंग नहीं कर रहे कि एक्सपोर्ट को बनाने के बाद लोकल के लिए बचता क्या है। इनिशियली हमारी वर्किंग का मकसद क्या ये है कि क्या सब कुछ बन सकता है या नहीं। डाटा जरा ढूंढिएगा, लोकल के यूनिट्स कितना बनाना चाहते हैं हम, कंसिडरेट करना प्लीज आपने, 40,000। और एक्सपोर्ट्स के कितना बनाना चाहते हैं, 25,000। नीचे चले जाएं, एक यूनिट को बनाने में हमारा मटेरियल लगना कितना है, बी की बात हो रही है, 3.5। तो C031 का अगर एक यूनिट है लोकल है एक्सपोर्ट है, इंटू 3.5 इंटू 3.5। सर डाटा ढूंढना, हमने क्वेश्चन ढूंढना। D032 लोकल, एक्सपोर्ट्स, क्वांटिटी 50,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन नीचे देन देखिएगा, एक यूनिट को बनाने में D032 के मटेरियल बी ने कितना कितना लगना है, 2.6। मटेरियल रिक्वायरमेंट सेम है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 40 इंटू 3.5, 140, 25,000 इंटू 3.5, 87,500, 50,000 into 2.6, 130,
24,000 into 2.6, 62,400। तो इनिशियली हमने जो कुछ बनाना है उसको बनाने में हमारा, उसको बनाने के लिए हमें टोटल मटेरियल बी के 4,19,900 kg होंगे। रिक्वायरमेंट क्योंकि ज्यादा हो गई है तो इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये भी कोई रट्टा नहीं लगा लेना कि एक अगर लिमिटिंग होगा तो दूसरा हो नहीं सकता। हो सकता है ना हो, जैसा कल वाले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में मशीन आवर्स लिमिटिंग नहीं थे, लेबर आवर्स थे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिर कैसे करना है, वो भी वर्किंग करना है। तो सेकंड वर्किंग इज ऑफ स्किल्ड लेबर। हाउ मेनी स्किल्ड लेबर आवर्स आर अवेलेबल, उसकी मैं वर्किंग तरह एक दफा दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोग दोबारा नोट कर लीजिएगा। जो मल्टीप्लीकेशन वाला हुई थी 35 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 12। बनाइए जी इसकी रिक्वायरमेंट। इनिशियली सब कुछ चेक करें कि बन पाएगा या नहीं। $40,000 यूनिट्स, डाटा सही पड़ेगा प्लीज। 1 unit of C031 requires how many skilled labor hours? I think 2.4, मेरी तो फिगर्स कर लीजिएगा। D032 local exports 50,000 into multiplied by 2 and 2 hours for D0321 3032 figures respectively आ जाएंगी 40,000 into 2.4। बात तो समझ आ रही है ना प्लीज सबको, कोई इश्यू तो नहीं? $24,000 25,000 into 2.4 60,000 1 lakh 48,000 hours 96 plus 60 plus 1 lakh plus 48 304। तो यहां से डीएफ सिचुएशन जो बनती है ये दोनों लिमिट फैक्टर्स लग रहे हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट सारा वही है, अगर दो लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे तो कैसे वर्किंग होगी फिर मैं भी समझाता हूँ। लिमिटिंग फैक्टर अगर हो गया और आउटसोर्सिंग ऑप्शन अगर नहीं है
तो हमें फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक आना और फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन प्लान बनने। ठीक है जी, इकट्ठे प्लीज, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब सर ये रिक्वायरमेंट और कैंडी दोबारा देखिएगा। अब हमें रैंकिंग करनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग करनी है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर उनकी प्रेफरेंस है। अब उनकी प्रेफरेंस का मीनिंग जरा एक मिनट सुनिएगा जरा। पहले मटेरियल बी जरा देखें। C031 के एक्सपोर्ट को ये केजीस लगने हैं 87,500 और D032 के एक्सपोर्ट को ये केजीस लगने हैं। तो एक मिनट इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 87,500 प्लस 62,400। तो इट मींस मटेरियल बी जो है पहले तो 149,900 एक्सपोर्ट्स पे लगाना है, फिर जो बचेगा माइनस टोटल 322,400, ये जो बचेगा 332,400 माइनस करके, ये फिर हम प्रेफरेंस के मुताबिक लोकल पे लगाना है, लोकल C031 पे लगाना है या लोकल D032 पे लगाना है। इसकी फिर हमें अब रैंकिंग करनी है। जिसकी कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल बी ज्यादा होगी उसको पहले मटेरियल देंगे, और अगर बचा तो फिर देन दूसरे का डिसीजन लेंगे। इस डिसीजन मेकिंग में एक्सपोर्ट्स इसलिए कंसिडर नहीं होंगी कि उनकी प्रेफरेंस है। सिमिलरली स्किल्ड लेबर की तरफ देखें, स्किल्ड लेबर में 60,000 आवर्स और 40,000 आवर्स को जरा प्लस करें तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 1,08,000 आवर्स। तो माइनस फिर हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे कितने, 2,52,000 आवर्स। तो 144,000 आवर्स जो बचेंगे वो फिर लोकल में रैंक किए जाएंगे कि किसको पहले बनाना है। मेरी बात थोड़ी समझ आई है? बारह एक दफा ज़हन में एम्फसाइज कर लीजिएगा प्लीज। अगर एज्यूमिंग ना हो तो फिर हम एक्सपोर्ट्स लोकल्स अलहदा अलहदा 4 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि उनकी सेल प्राइस भी डिफरेंट है और सबकी कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर रैंकिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट्स की प्रेफरेंस है इसलिए शायद उसको रैंकिंग में लाना ही नहीं है। उन पे पहले मटेरियल और स्किल लेबर लगानी है, जो बचेगा उसका डिसीजन होना है। देयरफॉर व्हाट आई ट्राई टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारी वर्किंग में बस अब 2 कॉलम होंगे। कौन कौन से 2? शुरू करें वर्किंग, एक टेबल से बन जाएगा। लोकल C031 and local D032। प्लीज मेरा बात क्लियर है? अगर कोई क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा साथ ही। Why we are working for contribution? Because there is no outsourcing option। हिम्मत करते जाए, स्पीड अप हो जाए। सेल प्राइस पर यूनिट, फोकस ऑन जस्ट लोकल। सेल प्राइस पर यूनिट 1945 1410। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? मटेरियल ए, मटेरियल ए 1965, ठीक है 1965 मटेरियल ए लोकल पर यूनिट, मटेरियल ए, मटेरियल ए 1 unit of the product C031 will require 4 kgs at the rate of 25, और B के लिए, और सॉरी प्रोडक्ट नंबर D032 के लिए 3 into 25 175। मटेरियल B
मटेरियल बी पर यूनिट रुपीज निकल रहे हैं अभी 3.5 kgs at the rate of 60 rupees per kg और सेकेंड प्रोडक्ट के लिए 2.6 kgs at the rate of 60 तो 3.6 3.5 into 60 means 210 वर्किंग करनी है अपने प्लीज और 2.6 into 60 156 देन फिर लेबर भी दो तरह की आज क्वेश्चन में है स्किल्ड लेबर skilled labor 2.4 hours at the rate of 250 2 hours at the rate of 250 600 I think and 500 then with unskilled is unskilled semi skilled employees 5 hours at the rate of 120 2.5 into 120 120 into 5 ये फिर 600 ही बन जाएगा शायद ये 300 बन जाएगा तो मटेरियल लेबर नीचे आप ढूंढेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट गिवन है 125 and 60 इकट्ठे हो रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक अगर जरूरत पड़े तो एक दो पेजेस पीछे जो प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ था वो अगर रिवाइज करने माइंड में पहला स्टेप क्या था आइडेंटिफिकेशन हो गई फिर अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ हम आ गए मैच कीजिएगा आंसर्स 330 एंड 319 आई थिंक फिगर्स फाइनल करें यहां तक 10 माइनस ठीक है सर फिगर्स इकट्ठे फिगर्स ठीक है मेरी सर जी स्लो है सर फिगर्स ठीक है सर जी डियर अब रुकिएगा नई चीज आ रही है अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक जाना है अगर दो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएं तो फिर हमें अलग अलग दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी मतलब समझ लें एक पहले हमें निकालनी है कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल बी और फिर एक दूसरी वर्किंग करनी है कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर ऑफ पर स्किल्ड लेबर आर और उनकी बेस पर प्रेफरेंस सेट करनी है तरीका क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालने के लिए अब आपने पहले क्या ढूंढना है केजीज पर यूनिट आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट तो केजीज पर यूनिट लिखवाएं जरा ये लिखवाएं काइंडली जरा what is the requirement of kgs per unit मटेरियल बी बताएं 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 ढूंढ के 3.5 एंड 2.6 पहले तसल्ली करें अपनी तरफ ठीक है
3.5, 2.6. What is this? Limiting factor per unit. अब क्या करूं? कंट्रीब्यूशन पर केजी, पर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब सुने, 330 रुपीज कमाए तो जा सकते हैं, लेकिन 3.5 केजीज लगा के 319 रुपीज कमाए तो जा सकते हैं, लेकिन 2.6 केजीज लगा के। तो एक केजी कितने रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा? सॉल्व करें। 330 डिवाइड बाय 3.5, तो 94 पॉइंट समथिंग, 94.29 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा एक केजी। और ऑपोजिट साइड पे वर्किंग अगर हो जाए 319 डिवाइड बाय 2.6, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 122.70 या 69, 122.69 ही बनता है, 122.69। तो यकीनन बड़ा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो लोकल C031 की ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि केजीज भी तो ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं लोकल 031 को, तो उसकी बेस पे फिर अब ये डिसीजन अगर केजीज की बेस पे लें पर केजी, तो देन व्हाट शुड बी द रैंकिंग हियर? पहले किसको प्रेफर करना चाहिए? विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, 1 एंड 2। यहां तक इकट्ठे हो जाए जरा। ठीक है, अगर आपने राउंड ऑफ कर लिए तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 123 ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, नोट करके फिर बता दो। स्पीड अप सर, स्पीड अप, स्पीड अप, टाइम बच रहा है, हम एक और सिनेरियो भी शुरू करके खत्म कर लें। ये नई चीज ये आ रही है कि लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि दो हैं, इसलिए एक वर्किंग हमें स्किल्ड लेबर आवर्स के लिए भी करनी है, अब ये बात क्योंकि नहीं है कि दो रैंकिंग्स हो रही, तो इसलिए जरा बात पहले रुक के समझ लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई आवर्स पर यूनिट। Once again, the words are limiting factor per unit. What are the hours required per unit of local C031 and D032 respectively? 2.4 and 2 skilled labor hours. Then my dear, ये तो जो कंट्रीब्यूशन पर केजी थी, हमें शायद दोबारा यहां से यहां आना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अब लेबर आवर्स के एंगल से कंट्रीब्यूशन पर आर में कन्वर्ट करना है। पहले ये बता दें, बाद में समझ आ गई वाली जो मैं ऊपर 330 ढूंढ रहा हूं दोबारा, वो तो पर केजी आ चुका है ना, तो अब हम दोबारा एक वर्किंग कर रहे हैं उसी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को पर आर। तो आंसर्स निकालें, 330 डिवाइडेड बाय 2.4, 137.5 और 319 डिवाइडेड बाय 2, 159.5 पर आर। वंस अगेन अगर रैंकिंग की जाए तो 1 एंड 2। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले एक मैं वही सुन जरा, कि अगर फर्स्ट रैंकिंग में, वैसे ये आ तो इस वक्त ये 1 2 काइंडली पहले ये देख लीजिएगा। अब फर्स्ट रैंकिंग में भी 1 जो था वो लोकल डी के लिए था, और दूसरी में और रैंकिंग 2 जो थी वो लोकल सी के लिए थी। अब नीचे भी बात वही गई है, देयरफॉर डिसीजन तो वही बन जाएगा, लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये रैंकिंग डिफरेंट हो जाती, तो ये बड़ा डेफिनेटली रैंकिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो चीज है ना कि दो लिमिटिंग फैक्टर्स की रैंकिंग डिफरेंट हो जाए, ये चीज अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
ये चीज एक और लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो फिलहाल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपके लेवल पे एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे भी, तो जहां आपकी रैंकिंग 1 आ रही होगी किसी एक लिमिटिंग फैक्टर की, वहां ही आपकी दूसरी में भी रैंकिंग 1 ही आ रही होगी। तो अदरवाइज सिनेरियो है वो पॉसिबल तो है, लेकिन आपके सिलेबस का भी वो हिस्सा नहीं है। नोट करके मुझे जरा बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन अगर है तो। स्पीड अप थोड़ा काइंडली बता। नहीं शबाज साहब, कल वाले क्वेश्चन में तो लिमिटिंग फैक्टर एक ही था। शबाज साहब को खुदा का नाम नहीं, क्या हो गया, ये क्या सवाल है? अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन होगी तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ही नहीं। सर जी क्या हो गया, होमवर्क में क्या हुआ? दो ऑप्शंस थी, दो सिनेरियोस थे, वो तो लग रहा है दो सिनेरियो यार की होगी। फर्स्ट सिनेरियो में आउटसोर्सिंग ऑप्शन है ही नहीं, तो देर पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के डिसीजन लेंगे। सेकंड सिनेरियो अलग है, अज्यूमिंग एज इफ उस केस में आउटसोर्सिंग ऑप्शन है, देयर फॉर सेविंग पर यूनिट की बेस पर डिसीजन लेंगे, फिर सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर डिसीजन लेंगे। वो तो दो अलग चीजें। प्लीज यार कम ऑन। जी माय डियर, अब यहां से तक जब रैंकिंग हो जाती है तो देन फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है। एक नई चीज और ये है, फुल कंसंट्रेट, कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान लिमिटिंग फैक्टर के लिए बनाया जाता है कि लिमिटिंग फैक्टर को किस सीक्वेंस में लगाएं। अब लिमिटिंग फैक्टर अगर दो हैं तो प्लीज बेटा फिर ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान भी दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए अलग अलग बनेंगे। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान किसके लिए बनता है? लिमिटिंग फैक्टर को यूटिलाइज कैसे करना है कि सीक्वेंस में, उसके लिए बनता है। और अगर लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान्स भी जितने लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे उतना बनने हैं, और फिर उसकी बेस पर डिसीजन भी आपने गौर से सुनना है, मीन्स सुनना है, मटेरियल भी। अवेलेबल कितना है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? 332,400 kgs। सुनना है, सुनना है। अब ये वर्किंग करते हुए, रिक्वायरमेंट बनाते हुए, या बल्कि रिक्वायरमेंट की जगह यूटिलाइजेशन बनाते हुए, शायद यूटिलाइजेशन में भी अ प्रॉपर वर्ड, इसकी यूटिलाइजेशन अब कैसे करें? सबसे पहले इसको यूटिलाइज किस पे करें? एक्सपोर्ट्स पे। फिर देखें जो बच रहा है वो इस रैंकिंग के मुताबिक करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट एक देख लें, फिर अब स्केल लेबर बल्कि खुद बनाइएगा। तो C032 एक्सपोर्ट एंड D032 एक्सपोर्ट। अब C032 एक्सपोर्ट की क्वांटिटी क्या है, बनाने कितने यूनिट्स, फुल कंसंट्रेट कितने यूनिट्स बनाने हैं? आई थिंक 25,000। और D032 के 31 कर लेते हैं, कितने यूनिट चाहिए? 24,000। अब मटेरियल बी रिक्वायरमेंट ढूंढने कंसंट्रेशन से, मटेरियल बी रिक्वायरमेंट फॉर C031 3.5, एंड उसके सामने कंसंट्रेट फुल मटेरियल बी की बहस हो रही है 2.6 2.6 2.6। प्लीज सही कर रहा हूं, प्लीज सही हो रहा है सर। तो 25,000 इंटू 3.5, 87,500 kgs पहले इधर लगाएं, फिर 24,000 इंटू 2.6 दूसरी एक्सपोर्ट्स को लगाएं, दोनों को प्लस करें। एक मिनट जरा, 149,900
केजीज इनको लगा के क्या रिमेनिंग बचेगा? जस्ट एक मिनट के लिए एक रिमेनिंग कैलकुलेट कर लें, रिमेनिंग है कितना? remaining available, remaining that will be available after utilization on exports, remaining availability 332,000 is total available. exports को लगाने के बाद कितना बच रहा है? minus 332,400, 182,500 kgs बच रहा है। अब बताएं पहले किसको लगाएं? अब रैंकिंग देखें तो रैंकिंग के मुताबिक D032 लोकल को प्रेफर करें बिकॉज रैंकिंग 1 हो गई है। तो उसको कितना रिक्वायर्ड है? उसको रिक्वायर्ड कितना है? उसके केजी है कितने? उसके केजी चाहिए टोटल कितने चाहिए? लोकल के 50,000 और हर यूनिट को मटेरियल बी की बात हो रही है 2.6 आई थिंक रिक्वायर्ड है। तो 50,000 इंटू 2.6 मीन्स 130,000 केजी। सो इस लग गए। क्या कुछ और भी अवेलेबल हैं भी? यस। कैसे पता चलेगा? 182,500 बचे थे, 130 लगाने के बाद कितने बच रहे हैं लोकल C031 के लिए? 52,500 आई थिंक। पर की जरूर कीजिएगा, बाद में नोट कीजिएगा। अब ये किसके लिए बच रहे हैं? C031 लोकल और देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय, अब एक यूनिट को रिक्वायर्ड कितना है? कितना रिक्वायर्ड है? एक यूनिट को 3.5 रिक्वायर्ड है ऑफ लोकल C031। देयरफॉर देयरफॉर कितने यूनिट्स बन सकेंगे? डिवाइडेड बाय 3.5, 15,000 यूनिट्स बना सकते हैं हम मटेरियल बी लगा के, लोकल C031 के बी। सबको बात समझ आई है? ये काइंडली जरा देख के लिखना चाहे तो देख के लिख लें, और बेटा सेकंड वर्किंग फिर खुद से करेंगे। स्किल्ड लेबर आर लगा के कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? आई एम वेटिंग प्लीज, जस्ट 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए।
जी ठीक है जी, जस्ट एक मिनट। ये कैंडिडेट इकट्ठे हों 18,333 तकरीबन। एक आखिरी डिसीजन अभी रहता है। ये है तो ठीक है, लेकिन एक बंदा सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी मैं डियर सबने कर दिया। इधर चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल। कोई लिख तो नहीं रहा, एक फाइनल कंक्लूजन सुनिएगा सर मेरा। देखिए बेटा, जो मटेरियल बी और लेबर की वर्किंग, लेबर की हमने वर्किंग की है ना, इसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट्स बना लेंगे। मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर आज भी अवेलेबल है, दोनों एक्सपोर्ट्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह लोकल D0321 भी पूरा बना लेंगे, मटेरियल भी है, लेबर भी है। अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ना है, क्या लोकल के 15,000 बना लेंगे या 18,000? मटेरियल 15,000 यूनिट्स का अवेलेबल है और लेबर 18,333 यूनिट्स की अवेलेबल है। तो जब हम 15,000 यूनिट्स बना लेंगे, लेबर भी लगा लेंगे, मटेरियल भी लगा लेंगे, तो बाकी जो 3,333 यूनिट्स हैं, इनके लिए मटेरियल नहीं बचेगा। लेबर तो टाइम है हमारे पास, लेकिन मटेरियल नहीं बचेगा। तो क्या हम 18,333 फाइनली बना लेंगे लोकल के, लोकल C031 के, या 15,000 ही बस बना सकेंगे? और उसके बाद क्योंकि मटेरियल खत्म हो जाएगा, देयरफॉर शायद हम एक्स्ट्रा जो लेबर टाइम हमारे पास अवेलेबल भी है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा। ये शायद फिर एक डिसीजन ना लोअर ऑफ की बेस पे हो रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर यहां आंसर को 20 को आ जाता 15 की जगह, लेट्स अज्यूम, तो फिर हम बस कितने बना पाते? 18,333। बाकी फिर मटेरियल शायद यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि लेबर के पास टाइम नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 15,000 जब यूनिट्स का मटेरियल लगा लेंगे तो उसके बाद फिर लेबर टाइम तो होगा लेकिन मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन लिख लें, बाकी सब कुछ है। वी कैन ओनली प्रोड्यूस, we can only produce 15,000 units in this case. C031, we can only produce 15,000 units of C031, units of C031 from available resources. बात समझ आ गई सबको? सही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? देन माय डियर, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर कोई इश्यू नहीं है तो यहां तक जल्दी से ज़हन में एम्फसाइज करें अपने।
अगर परचेज ऑप्शन ना हो तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और अगर परचेज ऑप्शन हो तो सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। अब बेटा एक सिचुएशन अभी आ सकती है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्विक रिवीजन। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा तो उसमें आउटसोर्सिंग ऑप्शन किसी की भी नहीं थी, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ठीक है, हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो हमने कल कंबर वाला सॉल्व किया, उसमें आउटसोर्सिंग ऑप्शन फिर अगर थी तो तीनों की थी, और देयरफॉर हमने सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आप देखें जो आपने घर से किया है, तो लिमिटिंग फैक्टर अगर था तो आपको परचेज ऑप्शन जब उसने कहा था नंबर ऑफ आल्सो अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल प्राइस ऑन फॉलोइंग पर यूनिट, तो तीनों की आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल थी, या नहीं थी, या अगर थी तो सबकी थी। अभी जो क्वेश्चन के इसमें भी किसी की आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो इस वक्त तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें या तो सब प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग ऑप्शन है, और अगर नहीं है तो किसी की भी नहीं है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि मिक्स होके ये हो जाए कि फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक या दो की आउटसोर्सिंग ऑप्शन है और किसी एक या किसी दो की आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में फिर डरने की शायद कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं होगी, अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो जिस प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं होगी उसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग हो जाएगी, और जिनकी या जिसकी आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल होगी उसके लिए सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग हो जाएगी, और फाइनली एक कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर को सामने रख के रैंकिंग कर लेंगे। मेरी बात किसी को समझ आई है, मैंने क्या बोलने की कोशिश की है? सर जी रैंकिंग कंपेरेबल है, अब्दुल्ला शरीफ साहब, रैंकिंग अलग छोड़कर कंपेरेबल है। सेविंग का मतलब बचत, कंट्रीब्यूशन का मतलब बचत, बेच के बचत। उधर क्या है, बेच के कितने पैसे बचेंगे, उधर क्या है कि बना के कितने पैसे बचेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सेविंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर है बेच के और उधर है कि ना खरीद के कितने पैसे बचा लेंगे। ठीक है ना सब अब्दुल्ला शरीफ साहब, दोनों सेविंग्स ही हैं, कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन करने से। अब मेरे सामने इस वक्त मेरी बुक में जो आपके सामने आ रही है, मुझे लग रहा है एक पेज थोड़ा सा स्क्वीज हुआ हुआ आपके पास, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एक पैराग्राफ होगा, मेरे पास सामने नहीं आ रहा, काइंडली जरा ढूंढेंगे मेरे पास थोड़ा सा, शायद वो आपका हेडिंग एक मिलेगी, अदर कॉन्सेप्ट मिल गया, जरा बताइएगा नेक्स्ट पेज नंबर जो भी है आपका। काइंडली प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मिला कोई, ये पढ़िएगा सर, मैंने अभी यही बात की है, एक मिनट जरा काइंडली पढ़िएगा, मैं आपके सामने नहीं ला पाऊंगा क्योंकि जरा इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है वो शायद छुप गई बीच में। If there is a limiting factor and some products can be outsourced while others are not, पेज नंबर 56 से बिल्कुल स्टार्ट पे है, ठीक है। If there is a limiting factor and some products can be outsourced while others are not, then calculate the contribution per unit for those products which cannot be outsourced and calculate saving by production per unit for those products which can be outsourced. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उधर अगर सोचते हैं सेविंग तक कैसे पहुंचते हैं, कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटसोर्सिंग कॉस्ट। ऑल अदर डिस्कशन रिमेन्स सेम। बात हजम हो रही है, ऑल अदर डिस्कशन रिमेन सेम। ये मिस्टर अब्दुल्ला शरीफ आपको बेटा क्लियर हो गया, आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? जी डियर, ये सर जी सबको समझ आ गया, आवाज ठीक है?
इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं जरा एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देना चाहता हूँ ताकि जरा एक प्रैक्टिस आप खुद भी करें। मैं इस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी टाइम है, एक कंपैरेटिव एक ऐसा सवाल करवा रहा हूँ जिसमें जरा शायद हमें विद इन टाइम काम कंप्लीट हो सके। तो इस कॉन्सेप्ट को जब भी डिस्कस हुआ है मिक्स करके, हम जरा एक मिनट, पेज नंबर आप लोग ढूंढे 73। बुक का पेज नंबर 73 जरा ढूंढे। सर जी मिल गया सबको जी? क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 73। determine the number of units determine the number of units of each product that should be manufactured to earn maximum profit. Optimum production plan शायद। Galaxy Engineering manufactures and sells a wide range of products. One of the raw material XP1 is in short supply and only 80,000 kgs are available in the company store. Following information pertains to the products in which XP1 is used. Product ABC budgeted local sales requirement of units ABC, committed export sale as per agreement. अब देखिए सर, अगर कोई कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हो ना, और ये ना भी कहा हो कि उसमें बड़ी हैवी पेनल्टीज हैं, तो इवन देन गुडविल का भी इशू होता है। तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप हमेशा फुलफिल करेंगे, और उसके बाद अगर कोई रिसोर्सेज बच रहे हैं तो उनको फिर प्रेफरेंस पे लगाएंगे। तो अभी भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 में, और इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कमिटमेंट्स नहीं हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और क्वेश्चन साइलेंट है, वी ऑलवेज अज्यूम कि हम अपनी कमिटमेंट्स को पहले फुलफिल करेंगे और बाद में अगर रिसोर्सेज बचेंगे तो उनको फिर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। देन बेटा उसके बाद फिर सेल प्राइस है। प्रोडक्ट सी के लिए वो कहता है इंटरनल यूज के लिए, मतलब हम बनाते तो हैं लेकिन अपने लिए, तो शायद इसे मार्केट में बेचते नहीं है, इसकी सेल प्राइस नहीं है। देन मटेरियल एक्सपी 1 500 पर केजी दिए में, अदर मटेरियल 300 पर केजी दिए में, डायरेक्ट लेबर 100 पर आवर्स दिए में, वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट परसेंटेज दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर आवर पर डायरेक्ट लेबर आवर पर डायरेक्ट लेबर आवर गिवन तो है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल सेम रहने की वजह से हमारे डिसीजन से फिर ये चीज रेलिवेंट नहीं है। प्रोडक्ट सी इज यूज फॉर अदर प्रोडक्ट्स मेड बाय द, मींस प्रोडक्ट सी जो है इसकी तरह डिस्कशन पे आ जाए, जिसको अदर प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जो कंपनी बनाती है। मींस पहले शायद कोई रॉ एक मटेरियल खुद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट सी खुद बनाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाने में। इफ इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस इंटरनली, अगर उसे ना बनाया जा सका तो इट हैज टू बी परचेज्ड फ्रॉम मार्केट एट ₹3000 पर यूनिट। अब आप डाटा को गौर से देखें जो अभी बात हो रही थी, तो प्रोडक्ट ए और बी की परचेज प्राइस फ्रॉम अ मार्केट इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर प्रोडक्ट ए और बी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग करेंगे अगर लिमिटिंग फैक्टर बन गया तो, और प्रोडक्ट सी के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और आउटसोर्सिंग कॉस्ट को कंपेयर करके वर्किंग करेंगे। क्लियर है मेरी बात? प्रोडक्ट ए एंड बी कैन नॉट बी सोल्ड, नो इंफॉर्मेशन, एंड सी कैन नॉट बी परचेज फ्रॉम एन आउटसाइडर, एंड सी कैन बी परचेज, और उसकी फिर सेल की कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो हम उसकी सेविंग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आए जरा एक फास्ट ट्रैक में वर्किंग करें और जल्दी से चेक करें कि 80,000 केजीज
लिमिटिंग है भी या नहीं। देखिए ये भी बात ध्यान में रखें, फर्ज करेंगे ये लिमिटिंग ही नहीं है, तो फिर हम सिंपली क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर पॉजिटिव है और उधर से सेविंग पर यूनिट बस देखेंगे, उसे पर लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। तो ये भी चीज देख लेनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन वैसा ही हो जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कैसे, स्पीड अप, अवेलेबल, XP1 80,000 kg, सिर्फ XP1 की डिस्कशन है। रिक्वायरमेंट A B C, किस किस पे यूज होना है इसमें, कितना कितना लगना, यूनिट्स कितने, 4500 इंटू 14, 1000 इंटू 14, 2500 इंटू, सॉरी 12, 2500 इंटू 2, 4500 इंटू 14, 63,000, 1000 इंटू 12, 12,000, 5,000, 70, बल्कि सॉरी बी अगर देखें हम तो 1000 नहीं बनेंगे, 1800 इंटू 12, 1800 कैसे बना रहा हूं, 1000 लोकल रिक्वायरमेंट है और 800 कमिटेड एक्सपोर्ट सेल्स भी है जी, ठीक है। तो देयरफॉर 1800 इंटू 12, 21,600, 63,000 प्लस 21,600 प्लस 5,000, इट मींस 89,600। तो टोटल रिक्वायर्ड था, लिमिटिंग फैक्टर है, अगर लिमिटिंग फैक्टर है एक ही है, तब जहां जहां कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आनी है वहां कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ XP1 कैलकुलेट होगा, और जहां सेल प्राइस नहीं है वहां पर आउटसोर्सिंग जहां ऑप्शन है वहां पे सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। जी डियर, ऑब्वियसली बेटा हमने एक्सपोर्ट बनानी है, जस्ट एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा जहां भी आप हैं। 800 इंटू 12, ये जो 9600 बनेंगे ना, ये तो हमने देने ही है, ये तो हमने देने ही देने हैं, ये 9600 केजी हमने 800 इंटू 12 करके देने ही देने हैं। जो बाकी बचेंगे, जो बाकी बचेंगे वो फिर रैंक करने हैं, किस किस में, ए बी और सी में। लेकिन ए बी और सी की, ए बी की लोकल सेल और सी की इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग में, अब फिर प्रेफरेंस किसको दें, पहले लोकल सेल्स को लगाएं, ए बी की सेल्स को दें, या सी को दें और खुद से बना लें रादर देन कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन यूज करें। तो इसकी वर्किंग आप देखें, पता आपको अब सारा है। सेल प्राइस पर यूनिट डाटा गिवन है 20,000, 14,100, और यहां सेल प्राइस अगर नहीं है तो जस्ट एक नेक्स्ट लाइन यूज कर लें, परचेज कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 3,000। उसके बाद फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट ही है, सेल में से लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और परचेज कॉस्ट में से लेस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी।
अब आई रिक्वेस्ट खुद से कोशिश कर लें, मैं भी लिखता हूं, आप भी वाइंड अप करें। मटेरियल XP1 14 इंटू 500, सॉल्व करके लिखिएगा आप लोग। 12 इंटू 500 6000 एंड 1000, 2 इंटू 500। अदर मटेरियल 5 इंटू 300 1500, 900 and 300. kgs multiplied by rates per kg. Direct labor 20 into 100 2000, 1500 or 500. Variable overheads 80% of the labor cost 1600, 1200 and 400 I think. Contribution slash saving per unit. -7 minus 7900 4500 and 800 इकट्ठे हो रहे हैं। अभी वो हार्ड डिस्क ओपन कीजिए। मशीन मेकिंग 26 जून जी। जी डियर, अगला सोचेंगे थोड़ा सा आगे इसके, थोड़ा सा आगे आप क्या करें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेविंग पर यूनिट के बाद बताएंगे, कोई बताएगा गाइड क्या करें। नहीं सर, पर नहीं, पहले क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट डिफाइन करना है। तो लिमिटिंग फैक्टर का नाम मटेरियल XP1। नेक्स्ट हमने ये सोचना है कि मटेरियल केजीज पर यूनिट कितने हैं। मटेरियल केजीज पर यूनिट, हाँ जी पर यूनिट ठीक है। तो 14 kgs per unit, 12 kgs per unit and 2 kgs per unit। तो क्या करेंगे, फ्लैट पर केजी कैसे, 7900 डिवाइड बाय 14
7900 divided by 14, 564 तकरीबन 0.29 राउंड ऑफ करना ठीक है। 4500 डिवाइड बाय 12, 375, 400 रैंकिंग 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 1, 2 and 3 ओके। रिक्वायरमेंट देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, कितने बन सकेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान किसके लिए बनता है? लिमिटिंग फैक्टर के लिए। कितने लिमिटिंग फैक्टर है? एक ही। क्या देखना है इसमें? रैंकिंग के मुताबिक किसके कितने कितने यूनिट्स बन सकेंगे। आए हिम्मत करें। अवेलेबल 80,000 केजीज। सबसे पहले भूलना नहीं है किसको लगाएं, कमिटेड एक्सपोर्ट्स किसकी, बी की। कितने यूनिट्स, कितने यूनिट्स 800। एक यूनिट कितने केजी ले जाएगा? 12, तो 9600 तो इसको लग गए। रिमेनिंग अवेलेबल जो रह जाएंगे वो फिर रैंकिंग में फाइनल करें। Remaining available 80,000 minus 9600 is equal to 70,400। सबसे पहली प्रेफरेंस ए की 4500 इंटू 14। खुद से कंसंट्रेशन सोच के करें। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये होगा कि आपको महसूस हो सब कर रहे हैं। 4500 इंटू 14, 63,000 केजीज लग जाएंगे ए में। बचेंगे अभी भी 7,400। देन उसके बाद फिर बी नहीं बनाना रैंकिंग के मुताबिक, फिर सी पहले बनाना है। सी के 2500 यूनिट्स हैं और 25 यूनिट्स 2 केजी ले जाएंगे पर यूनिट, तो 5000 केजी इसको भी रख के बच जाएंगे अभी भी। $2,400 kgs I think। 70,400 minus तो 2,400 kgs किस पे फिर लगाएंगे? एक यूनिट ऑफ बी ने कितने केजी ले जाने हैं? 12 केजीज पर यूनिट। तो हम कितने बना सकेंगे? बस 200। और देयरफॉर कितने नहीं बना सकेंगे? बी के 800। और वो बनाने की बजाय खरीद भी क्यों नहीं सकेंगे? क्योंकि उसकी परचेज ऑप्शन भी नहीं है। जी भाई डियर, मैंने तो सब कुछ कंसिडर किया मिस्टर इस्लाम। जहां उसे कंसिडर करना था आउटसोर्स को मैंने कंसिडर किया है, रैंकिंग से पहले कंसिडर किया। ठीक है सर, वर्किंग। कंप्लीट करके बताते जाए करके। कोई कंफ्यूजन किसी की? या इस्लाम साहब आपको मिल गया? जी अगर कोई लिख रहा है तो बता दे जरा यार।
देन डियर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉरी 5 का है बीच में, आर्टरी लिमिटेड, ये बेटा प्लीज आपने जरूर ट्राई करना है। इसमें भी यही सिनेरियो है कि मिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग है, 3 प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन निकलेगी और एक फिर आपको आउटसोर्सिंग ऑप्शन के साथ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन अब आपको ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। अच्छा, जो पेंडिंग क्वेश्चंस है मेरी तरफ वो जरूर सुन लें, क्योंकि जैसे ही टाइम मिला कल या मे बी परसों, तो फिर मैंने इनको कंप्लीट करना है। और सेकेंडली एक मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया है, कुछ ना कुछ पुराना भी अगले एक और दिन में करते रहें। तो मीनवाइल आज जो आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन नई चीज है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई आंसर भी आपके साथ शेयर हो जाए, कोई रिकॉर्डेड आंसर, ताकि आपको जरा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाए। इवन देन अगर कोई छोटा मोटा इश्यू रहेगा तो फिर हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, काइंडली जरूर सॉल्व करना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 56, प्लीज जरूर याद रखना। टेस्ट बेटा मैं जरा थोड़ा सा इसलिए पेंडिंग कर रहा हूँ कि पहले बातें जरा कंप्लीट हो जाए, ब्रेक इवन की जरा प्रैक्टिस फाइनल हो जाए, फिर ऑब्वियसली आप जितने कहेंगे टेस्ट उतने ले लेंगे, ठीक है बका सर। सर जी, जो क्लास सबसे पहला स्टेप तो यही है मिस्टर उमर, कि जो क्लास में बात होती है इसको घर जाकर रिवाइज किया जाए, और अगर कोई इश्यू है पहले वो डिस्कस कर लिया जाए, और फिर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन अगर कल के लिए दे रहा हूं फिर उसकी प्रेफरेंस है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम कि आप जो क्लास में हो रहा है उसको रिवाइज करें, देन फिर घर के लिए फर्दर प्रैक्टिस करें, ठीक है उमर? नहीं वो आपकी चॉइस है, मेरा ख्याल है अगर आपको क्लियरली समझ आ गया तो ऐसे टाइम वेस्टिंग है कि दोबारा उससे लिखें आप, आइडियल तो वही है, लेकिन बहरहाल वो कंपल्सरी नहीं है, कम से कम दोबारा जरूर देखें सारी फिगर्स को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम कल दोबारा यहीं से मिलेंगे, तो आपने प्लीज जरूर अटेम्प्ट करना है, इसे टाइम लगना है, घंटा लगाना है। अल्लाह हाफिज।